नमस्कार दोस्तों, सबने मेरा राम राम। ये हमारा एचसीएस के लिए जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है डाकू, उसकी अगली वीडियो है। इसमें हम मई जो मंथ है उसके करंट अफेयर कवर करेंगे। इससे पहले हम अप्रैल तक के अपलोड कर चुके हैं, आप उसको आराम से देखिए। और इसमें प्री फेक फोकस्ड ही अर्थ करंट अफेयर रहेंगे। सिर्फ वो जो फैक्ट्स जो प्री में आएंगे हम उसको फटाफट से कवर करेंगे। मेंस के एंगल से आप थोड़ा सा बाद में पढ़ सकते हो, समय थोड़ा सा कम है, तो हम फटाफट इसको देखते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका रहेगा। इसको हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। इसकी जो पीडीएफ है मैंने हाईलाइटेड करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहां से सारी हाईलाइटेड पीडीएफ आप ले लीजिए। आपका समय बच जाएगा, आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो कल्चर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यांगली एक फेस्टिवल है जो न्यूज में है। ये जो टीवा कम्युनिटी है असम की, वहां पे किया जा रहा है। इसको वहां पर लक्ष्मी पूजा भी बोल देते हैं, मतलब उनकी लक्ष्मी पूजा है। खासकर इनका मकसद क्या होता है कि अच्छा गुड हार्वेस्ट रहे, और हर 5 साल में एक बार ये मनाते हैं। खासकर जो राइस है उसके जो बोने का टाइम आता है उस टाइम ये ऐसा करते हैं। और उनको एक वर्ड यूज करते हैं, नो बारो, ग्रेनरी ऑफ द टीवा पीपल। इनको जो अपना तिब्बत, बर्मा, ये सब इलाका है वहां आसपास से मिलते हैं। इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, लालूंग, लालोंग, ललेंग करके। ठीक है, लेकिन जो एक एक नाम यूज कर लिया हमने के लिए, तिवा कम्युनिटी हमने यूज कर लिया है। ठीक है, चलो भाई। फिर अगला एक डांस आ रहा है, नागराज थीरा डांस। इतना याद रखना है कि ये जो नागराज डांस है, कोजी कोडे केरला है, वहां पर सेलिब्रेट किया गया था, श्री मुचुलोटू टेम्पल में। ये बस केरला से रिलेटेड है, इतना ध्यान रहे तो बढ़िया है। वह जो मलयालम के जो आर्टिस्ट हैं वहां अपना आके परफॉर्म करते हैं, इतना बहुत है। ठीक है, ये जो थेयम थीरा है ये थीयम का भी सब डिवीजन है। आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चन तभी आते हैं जब कोई बहुत अच्छा डांस हो, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, या कोई ऐसी थीम चूज करी हो जो न्यूज में हो। सारे डांस याद करना कॉस्ट बेनिफिट बहुत महंगा पड़ेगा। सिर्फ इतना याद रहे कहाँ का डांस है, पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, उसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखा हो इंटेंजिबल हेरिटेज में, या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हो, या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने विजिट किया हो, या किसी बड़े इवेंट से जुड़ा हो, जैसे लंदन ओलंपिक्स हुआ था तो वहां पर इंडियन आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, तो कौन सा डांस था, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी एग्जामिनर नहीं बनाएगा। चलो, एक तेजा सिंह सुतांतर करके हैं पंजाब में, तो इनकी एक मूर्ति अभी रिसेंट में अनवेल करी है। फ्रीडम फाइटर थे तेजा सिंह सुतांतर, उनके नेटिव जो विलेज है वहीं पर इनकी मूर्ति बनाई है। 50 साल इनके डेथ एनिवर्सरी को हो गए हैं। अच्छे खासे रिवोल्यूशनरी हीरो इनको माना जाता है, तो इनकी वही बना दी है। इतना पता हो बस कहाँ से थे, किस फील्ड से जुड़े हुए थे, कीर्ति किसान पार्टी से जुड़े हुए थे, और उन्होंने काफी सारा काम किया औरों के साथ मिलके भी। गदर पार्टी के दौरान भी इनका रोल है, बस। फिर एक और फेस्टिवल न्यूज में आता है, विशु फेस्टिवल। ये विशु फेस्टिवल को मलयालम न्यू ईयर बोल देते हैं। मलयालम मतलब जो लैंग्वेज है केरला की, तो वहां उनका ये फेस्टिवल है। ऐसे जो न्यू ईयर वाले नाम है ना, वो थोड़ा सा देख लीजिए एक साथ। आपने आर्ट एंड कल्चर में हमने पढ़े भी थे, जैसे पोंगल है, या है ना, गुजराती न्यू ईयर है, हिंदू न्यू ईयर है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, तो ये केरला का ही है। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं पूरे भारत में, जैसे पोइला बैसाख है बंगाल में, बैसाखी है पंजाब में, बोहांग बिहू है असम में। बिहू अगर आप ऐसे नॉर्मल पूछते भी हैं असम का ना, तो इस तरह से याद रखना है बस। ये मलयालम का न्यू ईयर है, और वो न्यूज में आया था। थोड़ा सा स्टोरी अगर आप सुनना चाहो तो ऐसा है कि रावण जो है उसने सूरज को ढक लिया था, और जब रावण की डेथ हुई उसके बाद सूरज निकला, तो उस इवेंट को ये बनाते हैं। इस तरह का उस इनका हिस्टोरिकल माइथोलॉजी है। फिर इसके बाद आता है वर्जीनिया नॉरवुड करके एक लेडी थी। ठीक है, और उनको अवार्ड मिला था, रिसेंट में उनकी डेथ हुई थी। तो वो किस फील्ड से जुड़ी हुई थी, तो अमेरिका के जो सैटेलाइट वगैरह हैं, आप उनकी फोटो देख सकते हो। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। इनको मदर ऑफ लैंड सेट बोलते हैं। जो सैटेलाइट वगैरह भेजी गई थी उस टाइम पर, लैंड सेट 1, इसमें इनका खास अच्छा खासा रोल था। बैकग्राउंड में बैठ के इनका कंट्रीब्यूशन बढ़िया रहा, एज ए इंजीनियर, एज ए फिजिसिस्ट ना। तो इनको अवार्ड भी मिल रखा है, ऑनररी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द अमेरिकन सोसाइटी फॉर फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग में इनको मिला है। बस ये नाम याद रखना। सेंट थॉमस श्राइन है, जो केरला के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो एक हिल टॉप पर गए थे कोई है ना, तो वहां पर न्यूज में आया था उस टाइम पर ही। सेंट थॉमस करके जो जगह है, चर्च है जो भी है,
तो इतना पता हो बस कहाँ है, इसके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। आल्दो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। वो जीसस की जो स्टोरी है उससे है। जीआई टैग दिया गया है गोंड पेंटिंग को। गोंड जीआई टैग, जब भी किसी रिसेंट में किसी को जीआई टैग मिलता है तो आप थोड़ा नजर रखिए, यूपीएससी पूछ चुका है तो एचपीएससी पूछ सकता है। गोंड पेंटिंग को मिला है। गोंड जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? जो द्राविडियन एक्सप्रेशन है कोंड, जिसका मतलब होता है ग्रीन माउंटेन, वहां से आया है। तो ये ट्राइब है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आसपास के एरिया में जो मिलती है, आंध्रा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो बहुत बड़ी ट्राइब है, ठीक है। तो इसको जीआई टैग मिला है, तो भाई थोड़ा सा न्यूज में भी है, तो इसका हमें पता चाहिए। एक अच्छी खासी पेंटिंग आप देख सकते हो, बहुत सेंचुरीज ओल्ड इनका ट्रेडिशन है, तो इसको हमने रिकॉग्नाइज किया। अक्सर ये गणेश वगैरह को ज्यादा दिखाते हैं, गणेश है, ट्री ऑफ लाइफ है, जंगल सीन है। तो ट्राइबल जो भी होता है ना, ये ध्यान रखना, ट्राइबल्स की थीम हमेशा नेचर नेचर से जुड़ी हुई मिलेंगी। उनकी उनकी थीम मिलेगी नेचर और ह्यूमंस एक साथ हैं या सस्टेनेबल हैं, ऐसी तरह की चीजें मिलेंगी। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था, नेचुरल फायर करके, नेचुरल बर्न करके था, कल्चरल बर्न, है ना। तो इस तरह की चीजें बहुत कोरोना के टाइम में भी आया था कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइब ऐसी थी जो सेल्फ क्वारंटाइन में चली गई थी अपने आप। तो बहुत कुछ सीखने को है हमें ट्राइब से। बिहू डांस ने जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भाई। असम का बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल है यहाँ पर, तो यहाँ का बिहू डांस है। तो इन लोगों ने करीबन 11,000 परफॉर्मर्स ने एक साथ डांस करके गुवाहाटी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। कितने लोग थे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहू डांस न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए। असम का डांस बहुत फेमस है। असम का एक दो और भी है, आप वो बताइए कमेंट में, तो ऐसा ये आप मिस नहीं कर सकते, अक्सर पेपर में आते हैं ये डांस। नॉर्थ ईस्ट पे तो स्पेशल फोकस रहता है, नॉर्थ ईस्ट पे, केरला पे, तमिलनाडु पे, इन पे ज्यादा फोकस रहता है। सारे डांस मैंने 75 हार्ड में अच्छे से कराए हैं। करीबन 30-35 डांस फेस्टिवल थे, और मैंने एक एक को रटवाया था ट्रिक से। मैंने कहा था कि एक बार जिसने पढ़ लिया वो दोबारा नहीं भूलेगा। तो आप जिसने नहीं देखे हो 75 हार्ड में जो कल्चर वाली जो लास्ट में क्लास है वो आप देख लेना, बड़ा मजा आएगा, भूलोगे नहीं। माँ कामाख्या कॉरिडोर एक बनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया है। असम का इनिशिएटिव है, असम गवर्नमेंट का, माँ कामाख्या देवी कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब क्या है? जैसे प्रधानमंत्री जी ने वहां बनाया अपना काशी विश्वनाथ ना कॉरिडोर, मतलब जो आसपास का जो एरिया है मंदिर के वो थोड़ा ब्रॉड कर दिया है। जैसे काशी विश्वनाथ का टेम्पल हमारा है बनारस में, तो उसके आसपास हमने कॉरिडोर बना दिया है। जो छोटे मोटे टेम्पल थे जो ढक गए हैं या पीछे हट गए, घर जिनके ऊपर घर बना लिए गए थे, उनको हटा के और एक बढ़िया से सेटलमेंट बनाया ताकि लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल सके, टूरिज्म थोड़ा बूस्ट हो सके और कल्चरल रिवाइव भी हमारा हो पाए। तो इन्होंने ऐसा बनाया है, ठीक है, काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर के जैसे ही। तो यहाँ पर दिव्यांग एल्डरली को दिक्कत होती है, उनके लिए कॉरिडोर, उनके लिए बढ़िया रैंप बनाया जाएगा। इसको अराउंड 3,000 स्क्वायर फीट से लेके 1,000 स्क्वायर फीट के आसपास हम 3 लेवल पर डेवलप करेंगे। और कामाख्या देवी टेम्पल में एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है हर साल, आम्बुबाची मेला। तो कामाख्या देवी एक शक्तिपीठ टाइप का है, गॉड ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो जो कामाख्या देवी है, उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं इस मेले में, काफी बलि वगैरह दी जाती हैं। थोड़ा तंत्रिज्म की तरफ इंडिकेट करता है, ये बहुत फेमस है। नीलाचल हिल्स गुवाहाटी में है और ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पे है, ठीक है। तंत्र मंत्र यहाँ होता है, मेंस्ट्रुएशन ऑफ द गॉडेस जब आता है, ये वो टेम्पल है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। ऐसा माना जाता है कि जो एंशियंट जो डेमन था, राक्षस था, नरकासुरा, उसने ये बनाया था गॉडेस कामाख्या देवी के ऑनर में, ठीक है। बस इतना याद रखना तो चलेगा। और भी देवी हैं, ये सारे नाम याद रख पाओ, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। शौवल मून जो है ये ईद वगैरह से रिलेटेड है, ईद उल फितर वगैरह से, तो इतना पेपर के हिसाब से यहाँ कोई ऐसा फैक्ट है नहीं, ठीक है। हुन थाउडू कल्चरल फेस्टिवल एक हुआ है, तो ये मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने इनोग्रेट किया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो थाउडू कम्युनिटी है ये मणिपुर में है, ठीक है। इससे अलावा और कुछ याद नहीं करना है। जो वर्ड हुन है वो सिग्निफाई करता है टाइम और सीजन को अकॉर्डिंग टू द थाउडूज। तो ये 7 दिन का फेस्टिवल कुछ होता है, तो हुन थाउडू करके है, ये मणिपुर में है। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ फेस्टिवल और स्टेट सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई डिटेल नहीं पूछता, ना मेंस में, ना इंटरव्यू में, ना प्री में। तो ऐसे पे सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये इसलिए दी था कि आप पढ़ के थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा पाओ, है ना। रैंडम फैक्ट को याद करने में दिक्कत होती है। जहां भी फैक्ट्स आपके सामने आए, या तो ऐसा करो उसके बारे में 10 मिनट लगाओ कि यार ये हुन थाउडू कैसे होता है, गूगल पे जाओ, फोटो देखो। पर्सनली मैंने अपना जो आर्ट एंड कल्चर डेवलप किया था वो ऐसे ही किया था।
मैंने पढ़ा भरतनाट्यम। भाई 10 मिनट लगाओ भरतनाट्यम पे। ये भरतनाट्यम होता कैसे है, क्या कपड़े पहनते हैं। फिर मैंने मणिपुरी डांस देखा। मणिपुरी डांस देखा तो कैसा म्यूजिक बज रहा है, उन्होंने वो राउंड कलर की जो पहनते हैं, नीचे क्या पहनते हो, गाउन टाइप का वो पहन रखा है ना। तो जब कथक देखा तो उसमें जंपिंग हो रहा है, घूम रहे हैं, तो वो जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने में आसान करेंगे। अब ये तो पहला तरीका है। अब इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि आप ये कर पाओ। दूसरा तरीका क्या है कि एक कोई शॉर्ट ट्रिक बनाओ कि वो दोनों वर्ड रिलेट कर दो। ठीक है। तो भाई जैसे मंच डांस है तो मध्य प्रदेश में है, तो मंच लगा दो मध्य में, ऐसे करके याद करना है। ठीक है। और इसे बहुत सारे नाम थे, मैंने हर एक नाम का बनाया था। जैसे भाई कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी कहाँ का है। अब कुचिपुड़ी डांस होता कैसे हमें नहीं पता। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी, पूरियां है, कच्ची पूरियां है, किसने खा ली है, अंधे आदमी ने खा ली है, बेचारे को दिख नहीं रहा है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, आप जीवन में नहीं भूलोगे। ऐसे करके ही याद होंगे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो। अदरवाइज आप जैसे कर रहे हो वैसे भी ठीक होगा। ये एक तरीका है। तो इनका न्यू ईयर भी है, थाडू ट्राइब का जो फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से है। चलो भाई, फिर आता है पुष्करालू फेस्टिवल। ये 12 दिन का पुष्करालू फेस्टिवल है, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है उन्होंने किया है वाराणसी में। खासकर इनका ऐसा मानना है कि जो रिवर गंगा है वो बहुत बहुत पवित्र नदी है, और हर 12 साल के बाद ये यहाँ पर नहाने आते हैं और अपने कर्मा फिलोसफी के हिसाब से पाप धुल जाते हैं, इस तरह से है। तो पुष्कर में जैसे ये 12 सेक्रेड रिवर्स है, गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी भीमा ताप्ती नर्मदा सरस्वती तुंगभद्रा सिंधु एंड प्रणहिता। तो इस तरह से ये प्लैनेट से जोड़ के इनको बनाया गया था। तो इतना याद रखो कि बस पुष्करालू फेस्टिवल तेलुगु स्पीकिंग का है और वाराणसी में कहीं हुआ है, 12 साल के बाद ये मिलते हैं। ज्यादा इसके बारे में रिसर्च पीएचडी नहीं करना है। ये आपके खत्म होते हैं कल्चरल। ठीक है, बहुत स्पीड से गए हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ गए हैं। पॉलिटी पे आते हैं। कंपटीशन अमेंडमेंट बिल आया है, आपको पता होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक बनाया गया था। तो लोकसभा ने ये अमेंडमेंट पास किया है। इसमें क्या किया है इन्होंने, थोड़ा सा ना जो पिनलाइजेशन किया है वो थोड़ा और टफ कर दिया है, टाइट कर दिया है नट। पहले जो इनका पिनलाइज करते थे हम डोमेस्टिक टर्नओवर के हिसाब से करते थे, है ना। अब इन्होंने ग्लोबल टर्नओवर को ले लिया है। क्वेश्चन यहीं से बनाएगा कोई एग्जामिनर होगा तो भी। देखो मैं सुबह भी क्लास लेता हूँ HCS 40, तो वहां जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो मेरा जो मेन फोकस रहता है ये नहीं कि मैं आपकी नॉलेज को टेस्ट करूं कि भाई आपको इफेक्ट आता है कि नहीं, लेकिन मैं एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ बच्चों को कि अगर मैं एग्जामिनर हूं, मेरे को पेपर बनाने के लिए बोला गया और मेरे मेरे सामने ये क्वेश्चन आया कि सर इससे क्वेश्चन बनाओ, तो एक अच्छा एग्जामिनर, एक सेन एग्जामिनर कैसे बनाएगा। वो या तो ये बनाएगा कि भाई ग्लोबल की जगह टर्नओवर कर दिया, यहां ग्लोबल की जगह डोमेस्टिक कर दूंगा। ठीक है, 10% का जो एनुअल टर्नओवर है 10 की जगह मैं 50 कर दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हर चीज याद नहीं रखी जा सकती। आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं वो यही बताते हैं कि हम तो थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे और हमारा हो गया तैयारी के दौरान, क्योंकि वो तैयारी में आने के बाद उनको पता लग जाता है कि एग्जाम में बनाता कैसे है। तो आप यही समझो ग्लोबल, और इस पे ध्यान देना बस। बाकी ये जो राम कहानी है ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 210 दिन होते थे पहले, जो टाइम लिमिट होती थी अप्रूवल की, मर्जर और एक्विजिशन की, 200 से घटा के 150 कर दी। तो इसको 200 की जगह 100 कर देंगे, 150 से 300 कर देंगे, यही तो एक घुमाएगा टीचर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो सुखश्रेय करके एक एक्ट आया है, सुखाश्रय, इसका मेन रोल क्या है इस बिल का, जो बच्चे ऑर्फन हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, या वो जो लोग हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, जो डिसेबल्ड हैं या बेचारे परेशान हैं, उनके लिए एक स्कीम लेके आए हैं कि भाई हम इनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बोलेंगे, जिनका कोई नहीं है, उनका उनकी सरकार है। ठीक है, उनको एज ए चिल्ड्रन हम ट्रीट करेंगे। इनके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल टारगेट रख दिए हैं कि भाई वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे, स्किल डेवलपमेंट भी देंगे, कोचिंग भी देंगे। एज ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 18 से 27 है, चिल्ड्रन बोला जा रहा है फिर भी, तो ये ध्यान रखना 27 तक है। इनको भाई जो चीज आप सोच सकते हो ना वो सब देंगे। यहाँ तक कि इनको ट्रेन की टिकट स्पॉन्सर करेंगे, 10 दिन का अकोमोडेशन देंगे, 3 स्टार होटल में रुकवाएंगे, 5,000 रुपए समर में देंगे, विंटर में कपड़े खरीदने के लिए दे देंगे। 6,000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उनको बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल है, हॉस्टल की फीस भरेंगे, और इस तरह बहुत सारी चीज चलाई जा रही है। तो बस नाम याद रखो कि किस स्टेट ने किया है, एक दो पॉइंट अगर आएंगे तो आप गैस कर लोगे। हिमाचल प्रदेश ने ऐसा थोड़ा सा एस्पिरेशनल टाइप का ये सुखाश्रय करके लेके आए हैं।
ठीक है। हिम प्लस आंचल, आंचल में छुपा लेंगे अब ऑर्फन बच्चों को, ऐसे करके याद करना है। ठीक है। तो मेरी मोस्टली ट्रिक ऐसे ही रहती है, हिमाचल, ठीक है, सतलुज, सतलुज हिमाचल से निकलती है, ऐसे करके ना, तो उसमें कुछ तो आ, आ, वो रिलेट करना पड़ेगा, वो आंचल में क्या छुपा रखा है, सांप है क्या है, ठीक है। इस तरह से सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा रिवर पर है, तो मैं ये चीज, ये पता है, ये जो मेरी जो ट्रिक बनाने की जो हैबिट लगी, वो कैसे लगी, मैं पहले स्कूल में पढ़ाता था बच्चों को, मेरा इंटरेस्ट था, तो अब बच्चों को मैं सिखाने जाऊं कि भाई नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम है, इतना हाइट है, उनको नहीं पता। एक 9th 10th क्लास के बच्चों को अगर मैं सिखाना चाहूँ, तो उनको मैं ये सिखाता था कि देखो, नर प्लस मादा, नर मतलब मेल, मादा मतलब फीमेल, नर और मादा दोनों में से सरदार कोई भी हो सकता है। सरदार कौन होता है? जो लीडर होता है। तो लीडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सरदार कोई भी हो सकता है। तो इससे नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम याद हो गया। वो अब ये याद करना है कौन से स्टेट में है नर्मदा रिवर और सरदार सरोवर डैम, तो गुजरात। तो सरदार जो होता है, डाकुओं का सरदार, वो रात को निकलता है, तो मतलब गुजरात। तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। लेकिन ये चीज मैंने महसूस की कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जो अडल्ट हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ट्रिक्स बहुत कामगर साबित हो रही हैं। स्ट्रेस जब आता है एग्जाम में, तो ये ट्रिक याद आती है एकदम से इजीली। तो ये ट्रिक इसलिए मैं यहाँ भी डालनी स्टार्ट कर दी, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने हरियाणा जी के भी पूरी ऐसे ही कराई थी। आप गवर्नमेंट को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है, ठीक है। ऐसे नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलते हैं, उसकी कंडीशन होती है तीन। या तो वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बन जाए, या वो 2% लोकसभा की सीट ले ले, है ना, और एटलीस्ट एमपी इलेक्ट हो जाए एटलीस्ट 3 स्टेट से, या फिर वो 6% वोट ले ले, इसमें वैलिड वोट होता है, ठीक है, असेंबली पोल्स में, इन ईच ऑफ, कोई भी 4 स्टेट्स में से एटलीस्ट वो 6% असेंबली की सीट जीत जाए, और 4 सीट वो जीत जाए लोकसभा में से। तो ये 3 कंडीशन होती है। ऐसे ही स्टेट पार्टी बनने के लिए भी 5 कंडीशन होती है। ये पॉलिटिकल टॉपिक है, तो वहां से आप क्लियर करना। बट आम आदमी पार्टी को मिला है रिसेंट में, 2 पार्टियों कैंसिल भी हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे आगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो क्या क्या फायदे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल टॉपिक है। यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक बनाया, रिलीज किया है। इसका फायदा ये होगा कि भाई, है ना, देखो, हमारा पूरा देश यूनिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ रहा है, सब कुछ इंटीग्रेट, वन नेशन वन कार्ड, वन राशन कार्ड, वन आधार कार्ड, सब कुछ वन वन की तरफ बढ़ रहा है। तो उसी लाइन में इस चीज को इंटरप्रेट आप करोगे ना कि भाई, नेशनल क्रेडिट स्कीम के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लो टेक्निकल एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी का है, वो सारे मिलके एक साथ क्यों ना काम करें। मान लो यूजीसी है, ऑल इंडिया कोई टेक्निकल एजुकेशन है, एनसीवीटी है, नेशनल ओपन स्कूलिंग है, सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, डीजीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सारे मिलके एक साथ ज्वाइंटली एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत डेवलप कर लेते हैं कि आप कहीं से भी पढ़ो, उन सब के पॉइंट आपके इकट्ठा होके एक क्रेडिट स्कोर आपको मिले, ताकि कहीं पर आप जॉब करने जाओ, कोई एडमिशन लेने जाओ, तो आपको पता लगे कि इसने इतनी इतनी जगह से किया है। उनके उनके बीच में एक इंटीग्रेशन हो, रेदर देन आप मोटी फाइल लेके घूमते रहो, दिखाते रहो, देखो मैंने यहां से ये किया, मैंने वहां से वो किया, रेदर देन आपको क्रेडिट दे दें। ऐसी सेम पॉलिसी स्पोर्ट्स में होती है। स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सिस्टम होता है। अब मान लो मैं स्पोर्ट्स में रहा हूं, मैं करीबन 4 5 साल मैंने खेला है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स कोटा से जॉब मिलती है, आपको पता होगा, हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, पदक लाओ पद पाओ। तो मान लो मैंने नेशनल खेला, स्टेट खेला, इंटरनेशनल खेल के आया, तो मैं जब जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, तो मैं वो सारे डॉक्यूमेंट दिखा नहीं सकता अगले को, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है या स्टेट अथॉरिटी है, उसके पास मैं डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा, वो मुझे एक ग्रेड देगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। उस ग्रेड के आधार पर मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। वो वेरीफाई करेगा उस सर्टिफिकेट को। मान लो आप ऐसे सर्टिफिकेट बनवा के ले आए कहीं से भी, नोट पैड पे, है ना, वो नहीं वैलिड होगा। किस अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट ग्रेडेशन में आता है, उसके रूल होते हैं। तो ऐसे ही आप कॉमन सेंस से भी इन चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे एक टाइम के बाद ना, इनको एक साथ ऑब्जर्व करेंगे, तो एक माहौल सा बनेगा। तो क्रेडिट सिस्टम आपको दे देंगे, अब 5वीं के बाद ग्रेड 1, फिर 8वीं 10वीं के बाद, ऐसे करके एक आपके पास एक अच्छा वो होगा, ताकि आप पूरे चीजों को इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। एक टॉपिक है नेचुरल जस्टिस एंड प्रोफेशनलिटी। तो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि कोई मीडिया वन हाउस है, उसकी अपील है, उसको अपहेल्ड कर दिया था, ठीक है। तो उसमें ये मुद्दा आया था कि भाई, नेचुरल जस्टिस क्या होता है। मतलब उसमें ये होता है कि एक तो फेयरनेस रहनी चाहिए, कि ना, जो आदमी
जिस आदमी पर आरोप लगाया है उसको एक बार अपना मौका मिलना चाहिए अपनी जो निर्दोष है, अपना जो मतलब उसका जो निर्दोषपन है, निर्दोषता, वो साबित कर पाए। दूसरा, कोई भी आदमी अपने ही खुद के केस में जज नहीं बन सकता, जिसमें जो आदमी इन्वॉल्व है ना उसको जज नहीं बना सकते, ऐसे कुछ रूल होते हैं। बट ये परी के हिसाब से नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। देखो ये रहे, नो वन शुड बी जज इन ओन केस, है ना, इस तरह का है, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, ये पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं, कोई बात नहीं है। ड्राफ्ट नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए भी एक नेशनल क्यूरिकुलम बनाया गया है, अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है इस मैगजीन के हिसाब से। अगली वाली में जब आएगा, फाइनल हो चुका होगा तो हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके जिस किस कमेटी के द्वारा आई थी, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इन्होंने बनाई थी, तो अब 2024 से लागू हो रहा है, तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड में कैसे करें, टीचर्स की जो एजुकेशन है वो कैसे बढ़ाएं। टीचर्स की एजुकेशन तो कोई कराता ही नहीं है, हम टीचर तो बन जाते हैं, लेकिन टीचर्स को भी अपग्रेड कराना पड़ता है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, नेचुरल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से, बच्चों के चैलेंजेस है। जो टीचर हमें पढ़ाते थे, आज वो अगर नए बच्चों को पढ़ाएं तो वो बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाएगा। आजकल के बच्चे हैं, वो क्वेश्चन पूछना जानते हैं, वो स्मार्ट है, उनके पास स्मार्ट मोबाइल है, वो डेटा को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अगर मैंने गलत खड़े होकर बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा डेटा है, वो फट से बोल, नहीं सर मैंने पढ़ा है वहां पर ऐसा है। तो टीचर्स कैसे चैलेंज करें, बच्चे सोशल मीडिया से एडिक्ट हैं, फोन से एडिक्ट हैं, है ना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, एग्रेसिव हो रखे हैं, तो टीचर्स की एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, बच्चों के दिमाग में कैसे खेलना है। अडल्ट एजुकेशन एक नया फील्ड उभर के आ रहा है, तो उस हिसाब से मेंस का ही बनता है, प्री में इतना कुछ खास नहीं, इतना पता हो जो एनसीएफ है वो स्कूल में 2024-25 से लागू होगा। बहुत अच्छी पॉलिसी है, डिटेल में डिस्कस करेंगे मेंस के टाइम, है ना, बहुत बढ़िया है। एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल्स हैं। देखो एनिमल्स को लेके बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है आजकल की, ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये काट काट लेते हैं, रेबीज फैल जाता है, और कई बच्चों को ये जिंदा भी खा जाते हैं। छोटे बच्चों को, मान लो कोई छोटा बच्चा है 1-2 साल का, गली में घूम रहा है, तो ये उठा भी ले जाते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने बताया कि भाई वर्ल्ड के 36% केस और 65% साउथ ईस्ट एशिया के केस रेबीज की डेथ इंडिया में हो रही है। तो कितना खतरनाक हो रहा है इंडिया में। तो इनका क्या इलाज करना है, जो गली में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं इनको पकड़ेंगे, इनका स्टेलाइजेशन करेंगे और इनको वैक्सीनेट करके वापस छोड़ देंगे। ठीक है, दिल्ली में तो ऑलरेडी मैंने खुद देखा है, हमने हमारे गली में ऐसा हो रखा जहां मैं रहता था, तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी वाले आए और उसको फंदा फैला के डाला, उसको न्यूट्रलाइज किया, वैक्सीनेट किया और छोड़ गए। इस तरह से एक एक रूल रेगुलेशन आने जा रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग एक और न्यूज थी, जैसे गुरुग्राम वगैरह में जो पेट के रिगार्डिंग रूल आए थे कि भाई एक आदमी एक ही पेट रजिस्टर करवा सकता है, और कोई भी पेट रखेगा तो उसकी एक आईडी जनरेट होगी रखने की, प्लस वो लेके घूमेगा तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। आप अमेरिका में जाओगे तो एक कुत्ता अगर पोटी कर देता है तो आपको उठाना पड़ता है, नहीं तो आप धरे जाते हो। ठीक है, इस तरह से है, 2023 में से रूल वगैरह है कि जो पकड़ो, वैक्सीनेट करो, न्यूट्रलाइज करो और छोड़ दो वापिस, क्योंकि वो क्या करें, इनका उनको भी छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल आया है 2023। मोस्टली जो प्री के क्वेश्चंस आते हैं वो बिल से नहीं आते हैं, वो एक्ट से आते हैं। जब कोई चीज बिल बना है, बिल जब तक एक्ट नहीं बना है तो उसका इतना वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब तक बिल एक्ट ना बने इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, जो चीज फाइनल हुई ही नहीं तो पेपर कैसे बनाए, पेपर बना दिया और वो चीज फाइनल हो गई तो कोर्ट में नहीं चले जाएंगे बच्चे। ठीक है, कि सर देखो ये तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन ये रूल था, तो नॉर्मली इसलिए वो बिल से नहीं बनाते हैं। तो सिनेमेटोग्राफ में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसमें क्या करेंगे, जो पायरेसी होती है मूवीज की, उसकी नकली सीडी बना के बेचना, थिएटर में रिकॉर्ड करना, तो उससे बहुत नुकसान होता है। मान लो एक बहुत अच्छी मूवी बनाई गई, 100-200 करोड़ रुपए खर्च हुए बनाने में, और किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग करके ऑनलाइन बेच रहे हैं, सीडी बना के बेच रहे हैं, 5-5-10 रुपए में ऑनलाइन फ्री में देख रहे हैं, तो उनकी मेहनत बेकार चली गई ना। तो वो अगली बार इतना पैसा कहां से रिकवर करेंगे, तो उसका थोड़ा रूल टाइट कर दिए हैं। उसमें ये कर दिया गया, पकड़े गए ना, एक तो फाइन तो होगा ही, जेल भी होगी, प्लस जो उसका ग्रोस प्रोडक्शन होना था उस फिल्म का, जिससे उतना पैसा मिलना था, उसका 5% तुम्हें भरना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल है, 3 लाख से 10 लाख तक का फाइन भी लगेगा। थोड़ा सा टाइट कर दिया, बट आपको पता है रूल टाइट होने से कानून क्राइम नहीं रुकता। इट्स नॉट द सीवरेबिलिटी ऑफ द लॉ, बट द सर्टेनिटी ऑफ द लॉ विच एक्ट एज ए डेटरेंस। कानून कितना मजबूत है, इससे
लोग डरते नहीं है, कानून कितना सख्ती से लागू होता है। अब मुझे पता है कि हेलमेट ना पहनने पे मान लो फाइन है, बहुत हैवी फाइन है, 5,000 तक फाइन लग सकता है। लेकिन मुझे ये पता है अगर मुझे पकड़ लिया ना तो मैं 100 रुपए देके छूट जाऊंगा। आप अमेरिका में पहन के दिखाओ, बिना हेलमेट के चल के दिखाओ, बेल्ट बिना गाड़ी चल के दिखाओ, लाइसेंस पकड़ लेंगे और 2-3 बार लाइसेंस आपका पकड़ा गया तो आप भूल ही जाओ, जीवन में कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा और बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। तो लॉ कितना सख्त है, लेकिन इंडिया में देखो लॉ बहुत बढ़िया है, मेंस में लिखने के लिए काम आएगा कि भाई कानून लागू करो। तीसरा चैप्टर आते हैं एनवायरमेंट की तरफ। एनवायरमेंट में एक कंसेप्ट है गंगा। गंगा नाम की एक जो गाय का बछड़ा है, बछड़ी है, वो बनाई गई है। ये हमने पहली बार इंडिजीनियस क्लोन करके बनाया है। जो गिर काव है, गिर एक तरह की वैरायटी है गाय की, तो उसका हमने जो काफ बच्चा है वो बनाया है। ये कहाँ किसने किसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें खास, जो हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है एनडीआरआई करनाल में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1955 में करनाल में बना था, पहले ये बेंगलोर में था। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इसका इन्होंने बना लिया है। ठीक है, गिर काय वगैरह का हमने बनाया, इतना पता हो बस। ये गिर को गंगा क्या है, गंगा लिख के और रिवर लिख देंगे, ऐसा एनडीआरआई ने गंगा नाम का कुछ डेवलप किया है। और आप सोचो कि कोई रिवर वगैरह होगा, लेकिन काव वगैरह से ऐसा कुछ बनाया है, इतना पता हो तो बस चलेगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। गिर काव के बारे में लिखा हुआ है कि भाई 6 से 10 लीटर ये दूध देती है, एवरेज लाइफ स्पैन 12 से 15 होती है, इस तरह से ना। और ये फेमस काव है, ऐसा कुछ नहीं, ब्राजील यूएसए में भी डेवलपमेंट हो रहा है इसका, यहाँ से लेके जाते हैं। शॉर्ट साल्ट मार्सेस में है कि 90% जो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है वो सी लेवल बढ़ने की वजह से खत्म हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेके जहां भी क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना खतरे में है भारत, भारत भी और वर्ल्ड भी। क्लाइमेट चेंज को लेके सी लेवल बढ़ रहा है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ओजोन लेयर कम हो रही है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोलॉजिकली डैमेज हो रहा है, वेदर जो है हीट, जो इकोसिस्टम है गर्म हो रहा है, प्रजातियां मर रही हैं। तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ऑलमोस्ट 1.5% बढ़ चुका है हमारा ग्लोबल हीट। 2% अगर बढ़ गया तो साइंटिस्ट ने बता दिया उसके बाद वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से इन सारी न्यूज़ को इससे डील करना, इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। बाकी तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब क्वेश्चन बना पाए कोई। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट बनाया है। तो जीरो वेस्ट का मतलब ये है कि लोगों को एनकरेज करने के लिए हमने एक डे सेलिब्रेट कर लिया है, ताकि हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि भाई मिनिमाइज कर दो वेस्ट को, और एक सोसाइटल शिफ्ट से सर्कुलर इकोनॉमी में जाओ। मतलब क्या है कि हम सीधे चल रहे हैं, लेकिन सीधे आप कहाँ तक चलोगे, एक टाइम खत्म हो जाएगा। तो हमें गोल चलना है, जो चीज आपने यूज करी वो रिसाइकल हो तभी चल पाएगा। अगर दिन ही चलता रहे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी, रात ही चलती रहे तो दुनिया चल नहीं पाएगी। तो चक्कर चलता रहता है सीजन का, ईयर का, हर चीज का सीजन चलता है। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मर गया, अगर जो पैदा वो मरे ना तो ये धरती बोझ बन जाएगी। ठीक है, ये किसने प्रमोट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि भाई 2050 तक अगर ऐसे लगे रहे तो 70% जो है बढ़ जाएगा तुम्हारा, ये जो वेस्ट जनरेशन है 3.4 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। और 2 मिलियन टन से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एनुअली, और जिसमें से 45% तो तुम्हारा मिसमैच हो रहा है। गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करना चाहिए, उनको फिर कैसे हम जनरेट करेंगे? प्लास्टिक है, मेडिकल वेस्ट है, 4 कैटेगरी बनाई जाती है ना, रेड ब्लैक होकर के, जिसमें एक में मेडिकल वेस्ट होता है, एक में कांच होता है। तो इस तरह से रूल रूल काफी सारे हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी वार्निंग है। सरस क्रेन जो है यूपी का स्टेट बर्ड भी है। तो वहां पर क्या हुआ है कि एक 35 साल को आदमी धर लिया गया है यूपी में मंदका में, क्योंकि उसके उसके पास ये पक्षी मिला, ये वाला, ये ग्रे कलर का होता है, मुंह इसका लाल होता है, लेकिन वो उसने पकड़ के रखा, उसने क्या था, कोई इंजर्ड था वो। ठीक है, उसको इलीगली रखने के लिए पकड़ लिया है, उसने रख के उसका ठीक ठाक कर रहा था। लेकिन हमारे देश में एक कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें हम 4 शेड्यूल बना रखे हैं कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। अगर किसी के पास ये पर्टिकुलर बर्ड एनिमल क्रिएचर्स पाए जाते हैं तो उसका बहुत तगड़ी सजा भी होती है। तो इसके पास ये पाया गया, आल्दो इंजर्ड था लेकिन फिर भी
इसको इन्फॉर्म करना चाहिए था अथॉरिटीज को। ये काफी अच्छा पक्षी है, यूपी का स्टेट बर्ड है तो भाई फेमस ही होगा। करीबन 6 फुट के लंबा होता है ये, और ये नॉन माइग्रेटरी टाइप का होता है। ठीक है, ह्यूमंस के आसपास ये घूमता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये 1972 में बनाया गया था 9 सितंबर को, बढ़िया एक्ट था। इसके अंदर 1 से लेकर 4 शेड्यूल तक हैं। अगर कोई एनिमल पागल हो जाता है, इनसेन हो जाता है, तो उसको मारने की परमिशन भी है इसमें। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई बंदर है, कोई शेर है, पागल हो गया तो उसको मारेंगे ही नहीं। उसको मार भी सकते हैं, लेकिन उसको पर्टिकुलरली डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जैसे गदर गदर मूवी में सनी देओल पागल हो जाता है। गदर मूवी जो 1 आई थी उसमें सकीना जो है वो भारत आ जाती है और सनी देओल उसको बचा लेता है। ठीक है, सारे सरदार उसको मारने आते हैं लेकिन वो उसको बचा लेता है। वो कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, कि ये मुस्लिम है, हम इसको मारेंगे। तो वो खून से मांग भर देता है कि अब हो गई ये सिकनी। ठीक है, अब कोई पास में आए तो गर्दन उखाड़ दूंगा। वो जट पागल हो गया, सिख पागल हो गया, ऐसे करके एक डायलॉग है। तो अगर कोई एनिमल पागल भी हो जाए ना तो उसको मार सकते हैं। ठीक है, फिर अगली न्यूज है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। बंदीपुर क्या है कि कर्नाटक में एक टाइगर रिजर्व है। उसके बनाने के 50 साल पूरे हो गए 1 अप्रैल को, उसकी याद में हमने सेलिब्रेट कर लिया। तो बंदी का नाटक, बंदी नाटक कर रही है, ऐसे करके याद कर रहे हैं। बंदीपुर पेपर में आता है, कहां पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आसपास के स्टेट ही मिलेंगे। तो बंदी नाटक कर रही है, नाटक कर रही है मतलब कर रही कर्नाटका, नाटक कर्नाटका, ऐसे करके याद कर लेना। तो 50 साल इसके पूरे हो चुके हैं, इस चक्कर में हमने बना लिया है। ठीक है, बस। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में हमने लॉन्च किया था, हमारे देश में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, इसलिए हमने लॉन्च कर दिया था। प्रोजेक्ट टाइगर भी हमने लॉन्च किया था। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, ये सब 4-5 हैं एनवायरमेंट में। एक ही वीडियो जो एकेडमी के चैनल पर है वो देख लेना। ये मैं बता देता हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आया ही था, पहला हमने उत्तराखंड में बनाया था, जिम कॉर्बेट। ऐसे प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में, प्रोजेक्ट चीता अभी रिसेंट में आया है। ठीक है, जो चीता हम लेके आए थे अफ्रीका से, उन्होंने बच्चे भी दे दिए भाई, खुशी की बात है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है कि कौन से नेशनल पार्क में वो हैं अभी, और भी चीता आने वाले हैं, वो कौन से में आएंगे वो नाम भी आ सकता है पेपर में। बस, ठीक है। तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है हमारे देश में। ठीक है, आई लव टाइगर्स। मेरा फेवरेट एनिमल पर्टिकुलरली चीता है। चीता बहुत, उसकी जो स्पीड है दैट इज इनसेन। इसी चक्कर में मैंने एक पर्शियन कैट खरीदी थी, मेरे घर पे मैं रखता हूँ उसको। ठीक है, एकदम सफेद, वो भी बिल्कुल, इनके फीचर सेम होते हैं, बस छोटा वर्जन है। वो दहाड़ नहीं सकती, चाल वैसी होती है, बैठते वैसे ही, शिकार वैसे ही करते हैं, बस जोर नहीं चलता उसका। तो ये देखो, ये एक अच्छा खासा मैप है। इसमें देखो बंदीपुर ये रहा, कर्नाटका में। तो सरिस्का है, पन्ना है, जिम कॉर्बेट है। तो इन नामों को अगर आप मैप से याद करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत बढ़िया है। और इसको अपने नोट्स में ये मैप चिपका लेना और इसको डेली देखो। अच्छा, सरिस्का, रणथंभौर 10-15 बार देखने के बाद आपको चांसेस हैं कि आपको बंदीपुर कर्नाटका और तमिलनाडु में डाउट हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। फिर भी डाउट आया तो मैंने ट्रिक बता दी है, बंदी नाटक कर रही है, ऐसे करके याद कर लेना है। लेकिन छोड़ना नहीं है, डाउट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के भी 30 साल पूरे हो गए भाई। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो गज उत्सव है 2023 का, वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में कर दिया है। काजीरंगा बहुत फेमस है असम का, है ना। यहाँ राइनोसोरस वगैरह काफी हैं, तो वो उस चक्कर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिफेंट जो है हमारे नेशनल, हमारा सिंबल भी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एलिफेंट आई थिंक केरला का स्टेट एनिमल भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाथी मेरे साथी मूवी देखी हो आपने, तो हाथी हमारे कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। गणेश जी हैं, तो इसके लिए चला एक माइक प्रोग्राम चला हुआ है, बहुत फेमस, बहुत साल से चला हुआ है ये। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। नॉर्मली ये हाईवे से या रेलवे ट्रैक क्रॉस करते टाइम एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत समझदार एनिमल होता है, लेकिन कई बार ये भी वाइल्ड हो जाते हैं ह्यूमंस के साथ, तो काफी न्यूज में रहता है ये भी। बस इतना देख लेना है। जो कुम कम बम ग्रेप्स हैं तमिलनाडु के, उनको जीआई टैग मिला है। तो ये पर्टिकुलरली बस ये याद रखना है, एक तरह का कोई ग्रेप्स हैं, कम बम ग्रेप्स तमिलनाडु के। ठीक है, तो उसको जीआई टैग दे दिया है। एक जीआई टैग हमने ऊपर देखा था। ऐसे एक साल में मुश्किल से 8-10 जीआई टैग मैक्सिमम मिलते हैं, वो आपको याद कर लेना है। मैं एक मैप बना लो छोटा सा और उस पर लिख लो। मैंने जो नोट्स शेयर किए थे, मैं पर्टिकुलरली क्या ट्रिक यूज करता था, कोई भी चीज टफ लगे, मैंने आर्ट एंड कल्चर में आपको दिखाया होगा,
अपने नोट्स में एक छोटा सा मैप बनाओ, ठीक है, ऐसे करके, ज्यादा बड़ा मत बनाओ, ठीक है। मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं। ये देखो, ये मैप बन गया। अब इसमें ये मैप में ऊपर लिख दो भाई जीआई टैग्स, तो एक यहां से मिला, ठीक है, एक यहां से मिला, एक यहां से मिला, मुश्किल से 8-10 होंगे। तो मेरा माइंड एटलीस्ट ये तो पता लगा ले कि यार ये साउथ में था, ये नॉर्थ में था। ये पहला स्टेप तो क्लियर करे, उसके बाद अगला स्टेप है ट्रिक बनाना। ऐसे करके आपको याद करने पड़ेंगे ये, ठीक है। ग्रेप्स वगैरह का है, ये बाहर से आए थे, पोर्तुगीज वगैरह फ्रेंच लेके आए थे। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक रिपोर्ट होती है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, तब वो पास होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट इसमें मोर देन 100 चेंज कर चुकी है पिछले 5 साल में, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है और चीजों के साथ इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई रूल आ रहे हैं, गवर्नमेंट को रूल बनाती है, उसको लूप होल निकाल के इंडस्ट्रीज उसको यूज कर लेती हैं। तो इसके लिए चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए न्यूज में है, और कोई बात नहीं है। बस इसको याद रखना है कि ऐसा ये 2006 में से रूल आए थे और ये होते क्या हैं, बस इतना पता हो, ठीक है। आए तो वैसे थे 1994 में, अमेंडमेंट रिवाइज हुए थे 2006 में। बस इतना ही पता हो तो बहुत बढ़िया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है स्टेट पीसीएस में, रिसेंट में एक पीसीएस में आया भी था ये, ठीक। चलो भाई, अब ये कोई रिपोर्ट आई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एफएओ, जो कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। उसने जो वुमेन का जो स्टेटस है एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में, वो बताया है कि कहाँ तक वुमेन इन्वॉल्व है, कितना परसेंट है, ठीक है। कोई खास तो नहीं है, इतना बोला इसने कि 36% वर्किंग वुमेन काम कर रही है इसमें, एग्रीकल्चर में, और मेन में 38% है। नॉर्मली पिछले कुछ सालों से 10% डिक्रीज आया है दोनों में ही, लेकिन यहाँ से कुछ खास बनता नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसे। ट्रोजन एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड से क्वेश्चन बन सकता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको पता होगा, हमारा जैसे भाई हमने ये पढ़ा, ये सन है, तो यहाँ मार्स और जुपिटर, इनके बीच में एक पूरा बेल्ट बनता है, जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। माइकल जैक्सन, मैंने एक ट्रिक बताई थी, मार्स एस्ट्रॉइड जुपिटर। तो जुपिटर के आसपास जो एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, ट्रोजन एस्ट्रॉइड, ठीक है, वो उसकी बात हो रही है। अब वो किसने ऑब्जर्व किए हैं? एक नासा का ही लूसी मिशन है, जो वहां गए जा रहा है जुपिटर की तरफ। उसने थोड़ा सा ग्लिम्स वगैरह बताया है, दिखाया है, फोटो फोटो की भेजी है कि इस तरह कुछ है। बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा नहीं जाना इसमें। सारे जो स्पेस मिशन है, मैंने एक ही पेज पर बना दिए थे एक टाइम पर, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा कभी टेलीग्राम ग्रुप में। प्लेनेट बनाओ, और जितने भी मेजर प्रोजेक्ट हैं भाई, नासा के, यूरोपियन यूनियन के, इसरो के, मुश्किल से 20-25 होंगे, उनको मैप पे बना लो, कौन सा किस प्लेनेट पे गया हुआ है। बस मरकरी पे कौन सा गया, मार्स पे कौन सा गया। नॉर्मली तो उसका नाम वैसा ही होता है, जैसे इंडिया का है मंगलयान, है तो मंगलयान तो मंगल पे जाएगा। लेकिन कई बार जूनो मिशन है, ठीक है, कैसियन है, और मान लो आदित्य L1 है। अब किसी को नहीं पता वो आदित्य का मतलब सूरज होता है, तो वो नहीं गैस कर पाएगा। तो ऐसे अलग अलग, होप मिशन है यूएई का मार्स के लिए। तो ऐसे उन प्लेनेट के आसपास वो नाम लिख दो और उसको देखते रहो, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छी मेमोरी देगा। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसका, इसका स्पेस वगैरह का, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया था हमारा। एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है, डब्ल्यूएमओ ने निकाली है, कि 2022 में क्लाइमेट का क्या रहा है। इंडिया के कंटेक्स्ट में जो हमारा आईएमडी है, मौसम विभाग जो हमारा बोलते हैं, इसने बताया कि 2022 है ना, ये पांचवा सबसे गर्म ईयर है हमारा, 1909 के 1901 के बाद। तो सब चीज मैंने आपको बताया ना भाई, कि हर जगह गर्मी बढ़ रही है, तो आप इसको बिना देखे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हर जगह गर्मी बढ़ी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह रिकॉर्ड टूटा है, और अब रिकॉर्ड टूटने से क्या हो रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, तो पानी सूख रहा है, लेक्स ड्राई हो रही हैं, वाटर क्राइसिस आ रहा है, और उस वजह से वाटर वॉर भी हो सकती हैं। इस तरह से चल रहा है हर देश में। जैसे रिवर है यूरोप की, राइन, लॉयरे, डेन्यूब, इनका वाटर लेवल नीचे गिर गया है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कंट्रीज हैं 4, वहां पर भी ड्रॉट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लगाना पड़ेगा। बस डब्ल्यू में इतना पता हो कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, चल जाएगा काम। टाइगर सेंसस हमारे देश में होता है हर आई थिंक 4 साल में। तो उसका हमने अभी 5वीं साइकिल पूरी करी है,
पूरे देश में कितने टाइगर हैं उसका हम गिनती करते हैं, और इम्प्रूवमेंट दिख रही है। 2022 में इतने हो गए हैं 3167। कभी ये 1200-1300 रह गए थे, अब बढ़ गए हैं। टाइगर सेंसस होता हर साल, 4-4 साल में हो रहा है। इसमें एक स्पेशल थोड़ा जो क्वेश्चन जहां से बन सकता है, वो रिपोर्ट ये आई कि जो कर्नाटका के आसपास है ना, वहां इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है। ठीक है, आसपास वहां आपको कॉमन सेंस से लगेगा यार वहां तो जंगल वंगल है, लेकिन वहां वो जो जंगल है वो थोड़े से सेंसिटिव हैं, और वो सेंसिटिविटी डैमेज हो रही है, इस वजह से वहां इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है वेस्टर्न घाट की तरफ। बल्कि जो नॉर्थ की तरफ है ना, रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, वहां थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, इस हिसाब से बस। क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 साल हो चुके हैं, एलिफेंट के 30 साल हो चुके हैं। एक पीजोमीटर है, पीजोमीटर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने प्लान किया कि ऐसे ग्राउंड वाटर जो सेंसर्स वो लगाएंगे, उससे हमें पता लगेगा कि पानी की क्वालिटी कैसी है, और जो कंटामिनेशन है वो कहाँ तक हो रखा है। ठीक है, ऐसे हम लगाएंगे, बस इतना पता हो चल जाएगा। ठीक है, अब आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम देखें तो मलेशिया और इंडिया दोनों मिलके अब ट्रेड कर रहे हैं, उसमें पैसे इंडियन रुपए में हो पाएगा। करीबन 18 देश ऐसे हैं जिन लोगों ने साइन किया है कि भाई हम इंडियन रुपीज में साइन कर लेंगे। जैसे डॉलर होता है, डॉलर पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो ऐसे ही इंडिया कर रहा है। इंडिया चाह रहा है कि इंडियन रुपीज इतनी मजबूत और स्टेबल करेंसी हो कि दूसरे देशों में भी आप रुपीज चला पाओ। जैसे आप थाईलैंड मलेशिया जाओगे तो वहां इंडियन रुपी आप दोगे तो लोग ले लेते हैं। ठीक है, मैं खुद थाईलैंड गया हूँ, मैंने इंडियन रुपी मैंने दिए एक को, तो उसने एक्सेप्ट कर लिए, बिकॉज इंडियन करेंसी काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी चल रहा है। एक देश की जो वैल्यू होती है, सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं, उसी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सेटल करने के लिए हमारा मलेशिया में एक्सेप्ट करेंगे। ऐसी जो 18 कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट मैंने दे रखी है, बट यहाँ सारे याद करने जाओगे तो कोई फायदा है नहीं। दो तीन याद रखो। एक तो रशिया याद रखना, रशिया के बाद यूनाइटेड किंगडम याद रखना, न्यूजीलैंड याद रखना। बाकी छोटे मोटे हैं आसपास के, वो तो यूज कर ही लेंगे। उनके लिए तो गर्व की बात है कि हमारा इंडिया हमको ऐसा मौका दे रहा है। ठीक है, उनका इतना इकोनॉमी ही नहीं है इतनी बड़ी। चलो भाई, चल जाएगा। फिर आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमारी 2023 की नई आई है, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने लॉन्च की है ये नई रिपोर्ट, नई पॉलिसी। हर साल मतलब कुछ दिखाते हैं इसमें नया। तो अब मैंने आपको बताया कि 2023 चल रहा है, तो इन्होंने ये दिखाया कि भाई हम एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाएंगे, और है ना, हम कौन से प्रिंसिपल पे काम करेंगे, ट्रस्ट पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स। तो अब गवर्नमेंट का रुख ऐसा है कि जो एक्सपोर्टर्स है ना, उनको गवर्नमेंट बहुत लाड प्यार दे रही है कि तुम पैसा लो, तुम सपोर्ट लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लो, सब्सिडी लो, लेकिन भाई एक्सपोर्ट बढ़ाओ। एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तभी हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट कम होगा, और हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ठीक है, तो उनको हमें एक टाइम सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे चाइना करता है अपने एक्सपोर्टर्स को। तो हम जो पॉसिबल हो चुके उनके लिए ऐप बना रखी हैं, स्कीम बना रखी है, सब्सिडी दे रखी है ना, जो भी हो पा रहा है। तो हमारा टारगेट ये है कि 2 ट्रिलियन की जो हमारा एक्सपोर्ट है 2030 तक हम बना दें। इंटरनेशनल ट्रेड पे हम फोकस करना चाहते हैं, और ये 4 एरिया जहां हम फोकस करेंगे कि इंसेंटिव टू रेमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलाबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इमर्जिंग एरियाज, इस तरह की हमारी है। ठीक है, ये भी वही कीवर्ड्स हैं, लेकिन प्री में कुछ नहीं से बनेगा। चलो भाई, तो हम 200 से 300 बिलियन 2030 तक हम देख रहे हैं कि हमारा ई कॉमर्स पोटेंशियल आएगा। इंडिया का जो पहला इंडेक्स आया है रिट्स और इनविट्स का। रिट्स इनविट्स क्या होते हैं? एक तरह का रियल एस्टेट का और इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रस्ट होते हैं ये। जैसे रिट्स है, आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको रिट्स बोलते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको इनविट्स बोलते हैं। तो इनका जो इंडेक्स पे जो जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, लागू होगा, दिखेगा, और उसको मेजर किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस वगैरह को। तो उससे पैसा और ज्यादा इन्वेस्ट होगा और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। बस इतना है। प्री में कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है इससे, इसलिए मैं इसको इकोनॉमी में छोड़ रहा हूँ। ये मुंबई में बेस्ड है एनएससी, इतना ध्यान रखें चलेगा। निफ्टी 50 ध्यान रखना है। निफ्टी 50 एनएससी का ही एक इंडेक्स है जिसमें टॉप 50 कंपनीज का स्टॉक होता है, जो कैपिटल मार्केट में लीड करती है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये ना। आरबीआई ने कुछ फ्रेमवर्क इशू किया है ग्रीन डिपॉजिट्स के लिए। ग्रीन डिपॉजिट्स वो होते हैं, जो नाम से गैस कर लेना, कि जो ग्रीनरी के लिए यूज किए जाएंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज किए जाएंगे, वो डिपॉजिट्स है। बस इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क आया है, नोट से इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। प्री में इतना ध्यान रखना कि ग्रीन बैंक ग्रीन डिपॉजिट्स आरबीआई किसके लिए लेके आएगा,
ऐसे काम के लिए लेके आएगा जो कि रिन्यूएबल से जुड़ा हुआ है। खासकर जैसे ये जो ग्रीन डिपॉजिट्स हैं, ये 9 सेक्टर में यूज कर सकते हो भाई। रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन हो गया, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग, मैनेजमेंट ऑफ लिविंग नेचुरल। देखो आप गैस कर सकते हो, 9 के 9 रट लेना मेरे हिसाब से समझदारी का फैसला नहीं होगा। इसको बस गैस करना कि ये चीज ग्रीनरी सस्टेनेबल नेचर से जुड़ी हुई है तो ले लेना। डब्बा ट्रेडिंग के ऊपर भाई थोड़ा नट और कस दी है। डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, उसके पैरेलल में चलता है। ये ब्लैक मार्केट टाइप ना, मान लो मुझे पैसे लगाने हैं किसी कंपनी में, किसी म्यूचुअल फंड में या किसी फ्यूचर ऑप्शंस में, तो उसके लिए सेबी से रजिस्टर करवाना पड़ता है ब्रोकर को, तब जाके होता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन कई लोग ऐसा होते हैं कि बाजू में आपको आ, अपने लेवल पे कर ले भाई, तुम मुझे पैसा दे दो, मैं अपने आप देख लूंगा, मैं लगा दूंगा वहां। तो लोग उस प्रोसेस से बचने के लिए और अपना क्विक प्रॉफिट के लिए उसमें फंस जाते हैं और वो अक्सर नुकसान में जाते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करो तो आप सेबी रजिस्टर्ड ऐप के थ्रू ही करें, है ना, कि वो आपको पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, है ना। और एक और होता है एक चीज, केवाईसी, नो योर कस्टमर, सब होता है तब जाके अकाउंट खुलता है। मैं भी ट्रेडिंग सीखता हूँ, करता हूँ, तो जैसे बहुत सारी ऐप हैं, तो आप किसी ऐसी ऐप ना यूज करो जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आपका पैसा वहां सेफ नहीं है। तो ये डब्बा ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, इनके लिए भाई थोड़ा सा और टाइट कर दिया है ना। एक तो मार्जिन बहुत ज्यादा दे देते हैं, ज्वेलरी ऑन स्पॉट, तो केवाईसी होता ही नहीं है, अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो इससे बचना चाहिए। इतना पता हो कि बस डब्बा ट्रेडिंग होता क्या है। ये होता है इनफॉर्मल ट्रेडिंग दैट टेक प्लेस आउटसाइड द प्री ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, बस बाहरी बार की खेल चल रहा है ये। ठीक है। आल्दो इसकी बहुत भयंकर सजा है, 10 साल तक सजा हो सकती है, 25 करोड़ का फाइन लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं, लेकिन चलता है इंडिया में। एक मिशन है सिडबी का, मिशन 50 के ईवी फॉर इको। तो सिडबी आपको पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, इसका काम है छोटे छोटे बिजनेस को पैसा देना। इसने अपना बिजनेस, अपना मिशन लॉन्च किया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ना बूस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो जो 2 व्हीलर है या 3 है चाहे 4 है, उसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैंडिंग करेंगे और ऐसे हम करके उसको प्रमोट करेंगे। तो सिडबी बैंक इसमें काम कर रहा है। ठीक है। चलो भाई, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक क्या है, वो सारे जैसे बहुत सारे बैंक मिलके कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें, कोई लोन दे, तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, है ना। जैसे हमारा एससीओ का है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया एक। तो वो क्या करते हैं, ऐसे चीजों के लिए पैसे देते हैं जो ट्रांस बाउंड्री होते हैं। अब मान लो क्लाइमेट चेंज है, ऐसा तो है, हो नहीं सकता कि इंडिया का क्लाइमेट पूरा खराब हो जाए और बांग्लादेश का अच्छा रहेगा, इम्पैक्ट तो उन पे भी आएगा। तो ओवरऑल कोलाबोरेशन करके जो ट्रांस बाउंड्री चैलेंज है ना, क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ है, उस तरह ये फाइनेंस वगैरह देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डेवलप करना है, तो G20 की प्रेजेंसी इस बार भारत के पास है, तो ये ऐसा प्लान कर रहे हैं कि भाई ऐसा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बनाओ, पैसे वैसे दो, और जो कंट्री आप एकदम उन्होंने क्लाइमेट चेंज को ध्यान ही नहीं दे रखा है, उनके पास पैसे ही नहीं है क्लीन एनर्जी का, तो उनको पैसे दो और क्लीन एनर्जी उनसे प्रोड्यूस करवाओ। इस तरह का न्यूज में है। सीबीडीटी जो है उसने एक नया रिकॉर्ड जारी कर दिया है, हासिल कर लिया है, जिसमें 95 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट उसने एंटर कर लिया है। अब देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, तो ये टैक्स जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है, ये क्या होता है, जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स अथॉरिटी, उनके बीच में एक डील होती है। ठीक है, तो इस तरह के 95 और आ गए हैं। ये कंसेप्ट आप देखना अच्छे से, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ यहाँ क्योंकि लंबा हो जाएगी क्लास। मान लो एक कंपनी है, उसको भारत में टैक्स देना है। मैंने जेम्स बॉन्ड को अपना कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेच दिया 1000 रुपए में। अब भारत में मेरे पे टैक्स लगता है 20%, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा सरकार को 200 रुपए। मेरे मेरे पास बचे 800 रुपए। अब मैं क्या करूं, कि मैं ऐसा करूं कि मैं जेम्स बॉन्ड को 1000 रुपए का माल ना बेच के 500 रुपए का बेच दूं, और 500 रुपए मेरे अपने नाम से एक दूसरी कंपनी खोल दूं किसी ऐसी जगह पे जहां पर टैक्स ना के बराबर है। मान लो 20% ना हो गया, 5% ही है। ये जो मिडिल अमेरिका में जो है ना, जो पनामा वगैरह, वहां पर पनामा ब्लीज, वहां, तो वहां मैंने वहां अपने उस सामान को वहां भेज दिया और उसके थ्रू उसको बिकवा दिया। तो 500 रुपए का माल मैंने उसको भेज दिया,
500 का 20%, 100 रुपये मैंने 100 रुपये मैंने दे दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, मेरे पास 400 बच गए। अब वो 500 रुपये का माल मैंने वहां बेच दिया, वहां मेरे को टैक्स लगा 5% ही, तो 5% कितना हो गया, 10% हमारा 50 हो रहा था, ठीक है, तो मतलब 25 रुपए, तो वहां उसने 25 रुपए ही दे के काम चला लिया। तो इस तरह से क्या करती हैं ये ना, ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं इसको, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, बेस इरोजन शिफ्टिंग, बैप्स करके है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये चालाक बनने की कोशिश करती है कंपनियां, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उन देशों के साथ एग्रीमेंट कर लेती है, और कि भाई तुम चाहे वहां दो चाहे यहाँ दो, हम टैक्स उतना ही लेंगे, तो इससे बढ़िया हमें ही दे दो। तो इस तरह से एग्रीमेंट साइन होते हैं एडवांस प्राइसिंग के। एक आर्म लेंथ करके एक प्रिंसिपल होता है कि हम उतना ही टैक्स लेंगे कि जितना तुम उसको ओरिजिनली देते, हमें देते, इस तरह का प्रिंसिपल है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल में समझो कि जब कोई कंपनी अपनी दूसरी कंपनी दूसरे देश में खोल के टैक्स बचाने की कोशिश करे, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन पर शिकंजा कसती है और उनको बोलती है भाई तुम ज्यादा शाना ना बनो, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन कर लो, फायदे में रहोगे। तो इस तरह से हमने और देशों के साथ भी ये साइन कर रखा है कि भाई वहां ऐसा आए तो तुम देख लेना, सारे मिलके रोकेंगे तभी रुकेगा ये, ठीक है, इसमें ऐसा एग्रीमेंट चलते रहते हैं। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने रिवाइज किया है जो फाइनेंशियल ग्रांट वो देते थे बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। तो बायोमास पैलेट क्या होता है, एक तरह का बायोमास फ्यूल है, उनका वो कुछ ग्रांट वगैरह देते थे, उसको उन्होंने बस उसमें कुछ चेंज कर दिया है, ग्रांट वगैरह ज्यादा कर दी हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं बनेगा इससे, इससे कुछ क्वेश्चन बन नहीं पाएगा ना प्री के हिसाब से, तो आप छोड़ भी सकते हो। ह्यूरोन करके कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो अपनी हर साल रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो इस साल भी उसने जारी किया, और उसने, इसका काम क्या होता है कि ये वो दिखाता है कि किसी भी इकोनॉमी में कितने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं। ये 3 वर्ड याद रखना, ये यूनिकॉर्न डायरेक्ट पेपर में आता है, कई बार आ चुका है। यूनिकॉर्न क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जिसका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन हो, 1 बिलियन, जो 2000 के बाद बनी है। गैजल्स जो है उसका मतलब वो अगले 2 साल में यूनिकॉर्न बनने बनने के चांस रखती है मोस्ट लाइकली। चीता कौन है जो कि अगले 4 साल में यूनिकॉर्न बन सकती है। तो यूनिकॉर्न कंपनी जैसे हमारे देश में कुछ एक बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे ये बायजूस थी, है ना, और अपना स्विगी हो गया, मतलब तो मैंने जैसे एक बार क्या हुआ कि स्विगी कंपनी से मैंने फूड ऑर्डर किया, हमने दोपहर को ऑर्डर किया 1 बजे, वो खाना नहीं आया 2 बजे तक, ठीक है, 2 बजे लेके आया, तब तक हम खाना खा चुके थे। तो हमने उससे रिफंड मांगा, उसने देने से मना कर दिया। कस्टमर केयर से बात करी तो हमने उनको समझाया, थोड़ा इंग्लिश में समझाया कि दैट यू आर अ यूनिकॉर्न कंपनी एंड दिस इज हाउ यू यू डील्स विद योर कस्टमर्स। तो उन्होंने रिफंड दे दिया, ठीक है, यूनिकॉर्न हमने पढ़ा था उस टाइम पर इकोनॉमिक्स में, हमने वही यूज कर लिया कि भाई तुम्हारा वैल्यूएशन $1 बिलियन है और तुम ये 100 रुपए की 200 रुपए में मर रहे हो, तुम ग्लोबल सोचो। इस हिसाब से ये वर्ड याद रखना बस। अब इसमें इंडिया की रैंक आपको पता होना चाहिए, इंडिया इसमें इंप्रूवमेंट पे है। इसमें इंडिया में कितनी है फिलहाल, करीबन 68 यूनिकॉर्न्स हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है। यूएस चाइना में बहुत ज्यादा यूनिकॉर्न हमसे भी, हमारे देश में 68 है। स्विगी है, फैंटेसी गेमिंग कंपनी है, ड्रीम इलेवन है, एक बायजूस है, ये करके हमारी यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालता है, सुपर इंपोर्टेंट। ये दिखाता है कि आपकी कंट्री में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है सामान को ले जाने लाने में, लॉजिस्टिक्स में कितना बढ़िया है, तो आपकी जो सप्लाई चेन कनेक्शन है वो कितने रिलायबल हैं, कितने स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है ना, उस पे ये रैंक निकालता है हर साल। ये इसके 6 क्राइटेरिया होते हैं कि किस हिसाब से आपका है। तो इसमें अच्छी खबर ये है कि इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, पहले इंडिया 44 पर था 2018 में, अब 38 पर आ गया है, ठीक है, इंप्रूवमेंट पे हम हैं। तो सिंगापुर नंबर 1 पर है, फिनलैंड 2 पे, जर्मनी 3 पे, इस हिसाब से। और हम 38 नंबर पे हैं, हमारे साथ 38 पर सऊदी अरब भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। 139 कंट्रीज में से है, तो इंडिया टॉप 50 में है, थोड़ा सा अंदाजा रखना, कहीं 38 की जगह मान लो 78 आ जाए। कुछ एक 5-7 हैं, तो इंडिया ने इसमें काम भी किया है, पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव लिया है, नेशनल मास्टर प्लान बनाया है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है, तो काम कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। द मार्केट्स इन द क्रिप्टो एसेट्स, मिका। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं होती है, गवर्नमेंट का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे बाहर होकर काम करती है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस बारे में एक ऐसा रूल बनाने की सोची है, बना लिया है, जिसमें वो क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो है उसको रेगुलेट करेंगे।
जिस चीज को आप रोक नहीं सकते उसको रेगुलेशन करने में ही भलाई होती है। मान लो एग्जांपल है प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन को आप नहीं रोक सकते बिकॉज वो ब्लैक में चलेगा, इंडिया में बैन है फिर भी चलता है, तो बेहतर यही सॉल्यूशन होता है उसको रेगुलेट कर लिया जाए। क्रिप्टो करेंसी को आप रोक नहीं सकते तो उसको रेगुलेट कर लो। रेगुलेशन से क्या फायदा होता है कि आप उसको जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको रोक सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कांड ना हो जाए उस हिसाब से। तो गवर्नमेंट इसको रोकने की कोशिश कर रही है क्रिप्टो एसेट्स को। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना, बिटकॉइन, सॉरी बिटकॉइन बोल रहा हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो बहुत बढ़िया है, उसको गवर्नमेंट भी यूज करने की सोच रही है। लेकिन इसका यूज थोड़ा सा मतलब उसको ट्रैक करना मुश्किल है। इंडिया में क्या स्टेटस है इस बारे में? देखो इंडिया ने 2022 का जो बजट आया था उसमें ना इसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया था, जो वर्चुअल डिजिट में बिटकॉइन वगैरह ट्रांसफर होते थे। और रिसेंट में ही उन्होंने क्या किया है, 2023 मार्च में ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हमारा था पीएमएलए, उसके अंदर भी इसको ले आए हैं। तो इंडिया भी कह रहा है कि भाई G20 मिलके, कि भाई सारे मिलके इस क्रिप्टो करेंसी को किसी तरह रोको, कंट्रोल में लेके आओ, अदरवाइज ये हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको बाईपास कर देगा। हम जो पैसा कमा रहे हैं तो समझ ही नहीं आएगा। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आरबीआई भी वर्चुअल करेंसी लेके आ रहा है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पहले 4 चैप्टर थे, वीडियो आई थिंक लंबी हो जाएगी, 56 मिनट की है। तो ये सारे लेक्चर्स हमने इस पार्ट में देख लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और आपको क्या हेल्प हुई। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।